तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार को, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है जल्द ही अप्रोच धीरे धीरे बढ़ रही है, आपका टाइम घट रहा है। टीम जो सिविल पांडा है वो लगी हुई है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके इस जर्नी में, और रोजाना हम कुछ नए प्रयास इसमें कर रहे हैं कि आपको कुछ बेहतर दे सके। उसी प्रयासों में आज का जो हमारा वीडियो है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन मध्य प्रदेश। विगत कुछ सालों से अगर हम देखें तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आज जो हम इसको कवर करने वाले हैं तो पूरा इसको हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ, ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रीलिम्स के लिए ही इसको वो कर रहे हैं। हालांकि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये जो वीडियो है वो होने वाला है, लेकिन इसी से आप मेंस का एग्जाम भी अपना कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन मध्य प्रदेश में, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हुआ पूरा मध्य प्रदेश में, उसको हिस्ट्री से लेके अभी मॉडर्न तक हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत इसकी। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया है, वो है अभी मंत्री पंचायत और रूरल डेवलपमेंट के मध्य प्रदेश में। तो ये भी आप याद रखिए, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि कौन है जो उन पे अभी पंचायत और ग्रामीण विकास का प्रभार है। वो है श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पीआरआई इन एमपी। ठीक है, हिस्ट्री क्या रहा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मध्य प्रदेश में। इससे पहले हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं कि पंचायत का हिस्ट्री इंडिया में क्या रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश कोई आइसोलेटेड पार्ट नहीं है, वो भी ओवरऑल किसका, इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल पंचायत थी या कास्ट बेस्ड पंचायत थी, ये पूरे इंडिया में ही उस वक्त देखने को मिलती थी। ठीक है, जो शुरुआती पंचायत थी वो क्या थी, कास्ट बेस्ड पंचायत होती थी। इसमें जो हायर कास्ट वाले लोग रहते थे वो ज्यादातर रिप्रेजेंट करते थे लोगों को पंचायत में, या पंच वगैरह जो रहते थे वो हायर कास्ट वाले लोग रहते थे। आपने टाइटल्स भी कुछ सुने होंगे, वो टाइटल्स वहीं से आए। टाइटल्स सुने होंगे ठाकुर, ठाकुर, चौधरी, ये लोग कौन होते थे, असल में ये पंचायत के हेड होते थे। वही लोग ये टाइटल लेते थे जो ओवर द इयर्स क्या हुए, किसी कास्ट के साथ सिनोनिमस हो गए। ये पंचायत और जो पंच सरपंच वगैरह होते थे उन्हीं के लिए ये लोकल टाइटल्स हुआ करते थे। ये जो ट्रेडिशनल पंचायत होती थी इनके कई सारे काम होते थे। ये विलेज को एज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट अपने आप में देखते थे। इसके साथ ये एक बड़ा काम जो करते थे वो थे जस्टिस डिसेमिनेट करने का, मतलब जस्टिस लोगों को देने का, या जो पंचायत न्यायालय जैसी जो व्यवस्था होती है वो मेन काम इस पंचायतों का होता था। ठीक है, यहाँ पर एक जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो लोअर कास्ट वाले लोग और वुमेन्स वगैरह जो होती थी उनके साथ यहाँ पर काफी कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, क्योंकि इनका जो माइंडसेट होता था वो जनरली क्या होता था, पेट्रियार्कल नेचर में वो अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल पंचायत होती थी वही शुरुआत में मध्य प्रदेश में भी थी। इंडिया की अगर हम बात करें तो पहली बार जो हमको प्रॉपर पंचायत सिस्टम हमको देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है मौर्यन पीरियड के टाइम पे। मौर्यन पीरियड में हमको पहली बार सही तरीके के पंचायत के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर लोकल जो इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नमेंट के उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे अच्छा हमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हिस्ट्री में इंडिया में मिलता है वो मिलता है चोल पीरियड। वो हमको मिलता है चोला पीरियड से, है ना। जो चोल पीरियड है उसका अगर एक रिमार्केबल फीचर देखा जाए तो वो निश्चित रूप से क्या निकलेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही निकलेगा। ठीक है, टाइम आगे चलता है ना, जर्नी आगे बढ़ती है और आ जाते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया। मुगल पीरियड में भी विलेज एज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थे। एंशिएंट इंडिया में हमने देखे मौर्यन पीरियड में भी थे, बाद में राजपूत पीरियड्स में भी ये थे, जहां पर कास्ट बेस्ड पंचायत का डोमिनेंस बढ़ गया था। ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। ठीक है, और मतलब अगर अपन देखें कि विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने नहीं किया था। हालांकि जब अपन म्युनिसिपैलिटीज इन मध्य प्रदेश देखेंगे तब हम देखेंगे कि उन्होंने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत कुछ किया है। जो आज हम फॉलो करते हैं वो क्या है, ब्रिटिश लेगेसी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एक ब्रिटिश एरा का हम वो देखें तो जो रेजोल्यूशन लाए थे लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लॉर्ड रिपन जो 1882 में एक रेजोल्यूशन लाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट, माइन्यूट इफेक्ट पंचायती राज जैसे इंस्टीट्यूशन पे भी पड़ता है, ये हम कह सकते हैं। हालांकि वो बहुत वाइड ऐसा फैला हुआ कोई उसका असर नहीं था। ठीक है, वाइड स्प्रेड नहीं था। जो इंडिपेंडेंस के बाद देखते हैं, देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद ये वाले जो एक्ट वगैरह हम देख रहे हैं ये आज के प्रेजेंट जो मध्य प्रदेश है पूरे उस मध्य प्रदेश के लिए नहीं था। ये मेन एक्ट आ रहे थे
सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के लिए, क्योंकि अभी भी ग्वालियर स्टेट, होलकर स्टेट, भोपाल, विंध्य प्रदेश, ये सब क्या है अभी मर्ज नहीं हुए थे। हम देखेंगे कि आगे ये 1956 में जाके मर्ज होते हैं। तो मेनली ये जो एक्ट आते हैं ये किसके लिए आते हैं? सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के लिए। तो सेंट्रल प्रोविंस और बेरार के लिए जो पहला एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस आता है वो आता है एमपी पंचायती एक्ट 1946। ठीक है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इस एक्ट के क्या प्रोविजंस थे या क्या क्या इसमें चीजें दी हुई थी कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होगा पंचायत का। बस आपको याद रखना है कि पहली बार जो इस दिशा में पहला कदम था वो था एमपी पंचायती एक्ट जो आता है 1946 में। ठीक है, उसके बाद आती है एक जनपद योजना। जनपद योजना जो आती है 1948 में। इसके मेन आर्किटेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, वो थे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। पंडित डीपी मिश्र भी इनको बोला जाता है। ये बाद में मध्य प्रदेश के आगे चलकर सीएम भी बनते हैं, काफी फेमस आदमी रहे हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। तो ये एक जनपद योजना लाते हैं जिसमें देखिए गांधी जी का मेन प्लान क्या था। गांधी जी बात करते थे हमेशा विलेज को सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनाने की, और ये जो शुरुआत के जितने भी लीडर्स थे ये फॉलो करते थे गांधीयन फिलोसफी को। तो उसी फिलोसफी को आगे बढ़ाने का एक वो था, ये जरिया था जनपद योजना, जो लॉन्च करी थी किसने? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने मध्य प्रदेश में इसको सही से अप्लाई किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि किस ईयर में आया था, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकती है कि जनपद योजना किसने, एक तो मेन आर्किटेक्ट उसका कौन था, तो आपको याद रखना है पंडित डीपी मिश्र। किस ईयर में आई थी, तो आपको ईयर याद रखना है 1948। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अभी मध्य प्रदेश क्या नहीं हुआ है, पूरा एक नहीं हुआ है, मर्ज नहीं हुआ है पूरा मध्य प्रदेश, अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है, पार्ट ए अलग है, पार्ट बी अलग है। पार्ट ए में कौन है? पार्ट ए में महाकौशल वाला आपका रीजन है, यहाँ पर कहीं सीपी वाला जो रीजन है सेंट्रल प्रोविंस वाला, वो वाला रीजन। पार्ट बी में इस वक्त इंदौर, ग्वालियर, ये वाली आपकी स्टेट। ठीक है, पार्ट सी में हम देखेंगे भोपाल है ना, और विंध्य प्रदेश। यहाँ पे हमको देखें विंध्य प्रदेश यानी बघेलखंड और बुंदेलखंड जो मर्ज हुए थे वो वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ सभी जगह पर अभी अपने लोकल एक्ट चल रहे थे। सभी जगह पर क्या है, देखिए अभी महाकौशल और सीपी में तो अपन ने देख लिया एमपी पंचायती एक्ट चल रहा था। यहाँ पे इंदौर और ग्वालियर में अपने अपने एक्ट चल रहे थे, कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, है ना। भोपाल में अलग चल रहा था। सभी जगहों पर ज्यादातर इनका नाम क्या था? पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज एक्ट। इस तरीके के एक्ट हमको देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के लिए वो नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि इस टाइम पर सभी जगह पर क्या चल रहे हैं? अलग अलग एक्ट चल रहे हैं। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन होता है ना। इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन होता है और इन सभी पार्ट्स को मिलाकर एक नया स्टेट बनाया जाता है जिसका नाम क्या रहता है? मध्य प्रदेश। जैसा कि आपको याद ही है, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट आता है 1956 में, और उसी के अंडर में बनता है मॉडर्न मध्य प्रदेश। तो जब मध्य प्रदेश बना तो देखा गया कि यार सभी जगह पर क्या चल रहे हैं? अलग अलग एक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे कोई पंचायती राज एक्ट अलग चल रहा है, उसके अलग प्रोविजंस है। भोपाल में कुछ अलग चल रहा है, उसके अलग प्रोविजंस है ना। अब जब स्टेट एक बन चुका है तो अलग अलग प्रोविजंस कैसे उसी स्टेट में अलग अलग पार्ट्स के लिए हो सकते हैं? ठीक है, उनमें यूनिफॉर्मिटी लाना क्या था? जरूरी था। तो इसी के लिए गवर्नमेंट क्या है, कोशिश करती है कि ये जितने भी पंचायती राज एक्ट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अलग अलग एक्ट चल रहे हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी हमको लेकर के आनी है। और उसी दिशा के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम रहता है काशी प्रसाद पांडे कमेटी। ठीक है, कमेटी बनाई जाती है काशी प्रसाद पांडे कमेटी। ऑब्वियस बात है कि काशी प्रसाद पांडे के अंदर में कमेटी बनती है और उनसे रिकमेंडेशंस मांगे जाते हैं कि कैसा पंचायतों का जो स्वरूप है मध्य प्रदेश में वो कैसा हो। इससे पहले आप याद रखें कि बड़ी फेमस एक कमेटी इंडिया लेवल पर बन चुकी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, तो बनी थी 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी जो ऑल इंडिया लेवल पे बनी थी, और इससे रिकमेंडेशंस मांगे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इंडिया में। ठीक है, और इसने एक बड़ा महत्वपूर्ण इसने कह सकते हैं सजेशन दिया था जो फिर पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ था। उस वक्त की जितनी पंचायतें थी वहां पर वो अप्लाई हो रहा था। वो था 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम। 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, और फिर जो तीसरे लेवल पे जो पंचायत सिस्टम होगा गवर्नमेंट का, वहां पर भी 3 टियर, यानी कि एक जिला पंचायत, एक जनपद पंचायत, फिर विलेज पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत भी जिसको बोल देते हैं। तो ये 3 टियर सिस्टम काफी फेमस हुआ था, जो सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है, इसी के अंडर में जो पहली ग्राम पंचायत इंडिया में बनी थी वो थी नागौर। ये भी आप याद रखें, प्री में पूछ सकता है ये बात। पहली जो ग्राम पंचायत इंडिया में बनती है वो कहाँ बनती है? नागौर। ये जगह कहाँ पर है? राजस्थान में। इनोग्रेट इसको करते हैं पंडित नेहरू गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, तो ये आपके प्री में काम आ सकता है, इसलिए यहाँ पे अपन ने कवर किया।
तो जो इसके बाद जितनी भी कमिटीज लोकल लेवल पे बन रही थी वो सभी किसको फॉलो कर रही थी, बलवंत राय मेहता कमेटी के जितने सजेशंस थे उनको फॉलो कर रही थी। तो ऑब्वियसली देखिए ये 57 में बनी थी, 1962 में ये वाली वो बनती है जो कमेटी बनती है काशी प्रसाद पांडे के अंडर में। तो ये भी किसके सजेशंस को स्टडी करती है, बलवंत राय मेहता कमेटी के जो सजेशंस थे उसको स्टडी करती है और एमपी के लिए रिकमेंड करती है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो उसी को जो तब की गवर्नमेंट रहती है वो उसको एडवाइस को मान लेती है और उसी को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट लेकर आती है 1962 में, जिसका नाम रहता है एमपी पंचायती राज एक्ट। देखिए अभी मैंने आपको बताया एमपी पंचायती राज एक्ट मेनली किस लिए लाया गया था कि मॉडर्न लाइंस पे एक तो पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए, दूसरा क्या यूनिफॉर्मिटी लाई जाए थ्रू आउट मध्य प्रदेश पंचायती राज सिस्टम में। ठीक है, तो अब आपसे पूछ सकता है ये पहला इंपॉर्टेंट एक्ट था 1962 में इंडिपेंडेंस होने के बाद और मध्य प्रदेश के रीऑर्गेनाइज होने के बाद जो लाया गया था उसका नाम था एमपी पंचायत एक्ट, वो आया था 1962 में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किसके रिकमेंडेशंस पे आया था या किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया था, तो नाम आप याद रखें काशी प्रसाद पांडे कमेटी। ठीक है, देखिए इसने सीधा बोला 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम रहेगा। 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम अभी मैंने आपको बताया था कि गांव के लेवल पे होगी ग्राम पंचायत, उससे ऊपर ब्लॉक लेवल पर होगी जनपद पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी जिला पंचायत। ठीक है, आगे और आज तक भी हम यही वाला सिस्टम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ कमेटीज आई जिनने 2 टियर सिस्टम की भी बात करी। जब हम इंडिया का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे तब हम डिफरेंट कमेटीज को वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसने देखिए एक न्याय पंचायत वाला सिस्टम भी रखा था। न्याय पंचायत यानी कि क्या, विलेज लेवल पे जो जस्टिस देने का काम है छोटे मोटे क्राइम्स वगैरह के लिए या छोटे मोटे सिविल रॉन्ग्स के लिए, वो भी किसके अंडर में देने की बात करी थी, वो भी इन्हीं विलेज पंचायत के अंडर में देने की बात करी थी। ठीक है, दूसरा एक बड़ा चेंज ये था कि अभी तक देखिए जो पंचायती राज सिस्टम ज्यादातर चल रहे थे वो कास्ट बेस्ड पंचायती राज सिस्टम थे। ठीक है, पहली बार क्या बात करी गई, डेमोक्रेसी की बात करी गई कि वोटिंग सिस्टम होगा यहाँ पर। ठीक है, बताया गया कि सरपंच डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, जो जनपद अध्यक्ष है वो कैसे इलेक्ट होगा, ये सारी बातें इसमें प्रोवाइड करी गई थी। ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या है 62 में ये एक्ट आता है और 63 में क्या होता है, चाइना वॉर हो जाता है, इंडो चाइना वॉर हो जाता है। ठीक है, तो पूरे इंडिया की जो कंडीशन थी थोड़ी सी इमरजेंसी वाली कंडीशंस पूरे इंडिया में बन गई थी, तो पूरी तरीके से ये वाला जो एक्ट है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में सही से अप्लाई हो नहीं पाता। ठीक है, ये केवल बन पाती है यहाँ पर विलेज पंचायत। यहाँ पर क्या होता है कि केवल यहाँ पर विलेज पंचायत बन पाती है, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत जैसे इंस्टीट्यूशन बहुत बाद में जाके बनते हैं। मतलब 1962 में ये एक्ट आया, लगभग 10 साल बाद 1971 में जाकर के सही से यहाँ पे इसके हमको जनपद पंचायत और जिला पंचायत जैसे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी नीड अराइज होती है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये एक्ट क्या है प्रूव नहीं हो पा रहा है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव जैसे हो। अभी भी यूनिफॉर्मिटी वाली जो चीज थी वो आ नहीं पाई थी, केवल जिला पंचायत चल रही थी और वो भी बिल्कुल रेगुलर नहीं थी, ना तो उनकी रेगुलर मीटिंग हो रही थी, ना उनको कोई बहुत क्लियरली फंक्शंस उनको बताए गए थे कि ये आपको फंक्शंस है जो आपको करना है। तो फिर से एक बात उठती है ना, कि क्या करते हैं, नया कोई एक्ट लेकर के आते हैं जिससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उसी के लिए क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेल्ड टू क्रिएट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बनाने में क्या है, फेल हो गया था ये वाला है। तो 1981 में इसी को अमेंड कर करके इसको चेंज कर करके एक नया एक्ट लाया जाता है। ठीक, वो रहता है पंचायती राज ऑर्डिनेंस। शुरू में आता है ऑर्डिनेंस और बाद में क्या बन जाता है, एक्ट। ठीक है, ऑर्डिनेंस के बारे में आपको पता ही है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देते हैं 123 आर्टिकल के अंदर और गवर्नर जारी करते हैं 213 के अंदर में। ये भी एक बार एमपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है पंचायती राज ऑर्डिनेंस, जो बाद में क्या बन जाता है, पंचायती राज एक्ट। जो कमियां थी इस 1962 वाले पंचायती राज एक्ट में, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है 1981 वाले पंचायती राज ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसके बाद इसको भी समय समय पर अमेंड किया जाता है। एक एक्ट अगली बार फिर से लाया जाता है जो 1990 में आता है, एमपी पंचायती राज एक्ट। लेकिन ये सही से अभी इसको अप्लाई किया भी नहीं गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा, अगर फाउंडेशनल चेंज उसको हम कह दें, तो वो कर देती है सेंट्रल लेवल पे, जो रहता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी अब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, पंचायत की जो व्यवस्था थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रोविजंस दे दिए थे और 1 साल के अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए हुए थे कि सभी स्टेट 1 साल के अंदर में उसको अप्लाई करें अपने अपने स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो 1990 एक्ट वाला, तो जो 1990 वाला जो एक्ट था वो तो फोर्स में भी नहीं आ पाया था, और ये 1993 वाला जो एक्ट था, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसको अप्लाई करने का टाइम मध्य प्रदेश में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जो एक्ट का नाम रखा गया था मध्य प्रदेश ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो अप्लाई करने के लिए जो एक्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया,
उसका नाम था एमपी पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। ठीक है, एमपी पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। अभी मैंने आपको बताया भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एमपी इनेक्टेड दिस एक्ट व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन 25 जनवरी 1994। देखिए क्या होता है कि ये जो एक्ट वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है वो आता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993। इसलिए जो पंचायती राज दिवस बनाया जाता है या पंचायती राज डे बनाया जाता है वो बनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद 1 साल तक का लगभग टाइम रहता है सभी गवर्नमेंट पे इसको फोर्स में लाने के लिए स्टेट्स के अंदर। तो एमपी में इसको जो विधानसभा में लाया जाता है वो लाया जाता है 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। 30 दिसंबर को इसको विधानसभा पास कर देती है और 24 जनवरी को इसको फिर गवर्नर अपनी असेंट दे देते हैं। तो ये फोर्स में आता है 25 जनवरी को। इसलिए मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज दिवस बनाया जाता है वो बनाया जाता है 25 जनवरी को। याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया जाता है 24 अप्रैल को और मध्य प्रदेश में बनाया जाता है 25 जनवरी। ठीक है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा और एक बार पूछा भी गया है बहुत पहले 2008-9 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश वो पहला स्टेट था जिसने इस एक्ट के लिए प्रोविजन बनाया था, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए सभी स्टेटों में जिसने सबसे पहले उसके प्रोविजंस को एनफोर्स किया वो था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, मध्य प्रदेश क्या था, फर्स्ट था। इसके इलेक्शंस वगैरह होते हैं और पहली बार जो पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हो जाता है अगस्त 1994 में। लिखा है PRI got established in MP by अगस्त 1994। 1994 के अगस्त तक मध्य प्रदेश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर तक बन चुके थे। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में कुछ बॉडीज बनी थी जो इस तरीके से हैं। ठीक है, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, बस मध्य प्रदेश ने उसको क्या किया है, एनफोर्स किया है। कई देखिए एक और बात आप याद रखिए कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो किसके अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंडर में। ये आपसे पूछ सकता है कि किसके अंडर में आता है, तो ये आता है स्टेट लिस्ट के अंडर में। इसलिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कई सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी गई थी कि उनको कैसे प्रोविजंस अपने स्टेट में उसके रिगार्डिंग करने हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्या क्या वो प्रोविजन थे कुछ का, तो उसी के अनुसार यहाँ पर भी मतलब ग्राम सभा की डेफिनेशन भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई थी लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था, है ना। उसकी मीटिंग्स वगैरह का क्या रखना है ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था। देखिए ग्राम सभा में कौन लोग आते हैं, ऑल दोस पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन इलेक्टोरल लिस्ट। वो सभी लोग जो वोट देने की जिनकी एज हो चुकी है वो सभी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको, ग्राम सभा। ठीक है, मैंडेटरी टू हैव 6 सिटिंग्स ऑफ ग्राम सभा इन एमपी। देखिए पहले होती थी 4, पहले 4 मीटिंग होती थी, अभी हाल ही में 2020 में इसमें 2 मीटिंग्स और बढ़ा दी गई है और 6 मीटिंग अब साल में ग्राम सभा की होना एसेंशियल है। आप ये भी याद रखें कि वो कब कब होना है, ये भी आपसे प्री में पूछ सकता है कि वो कब कब होती है। तो वो देखिए वो होती है एक तो 15 अगस्त को, ठीक है, एक होगी वो 26 जनवरी को, ठीक है, एक वो होगी 5 जून को, एक होती है 30 जून को, 2 अक्टूबर को और 8 मार्च को। 8 मार्च को जो 5 जून है यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये वाली जो दोनों मीटिंग है ये अभी 2020 में बढ़ाई गई है। इससे पहले केवल 4 बार यहाँ पे मीटिंग एसेंशियल थी, अब 6 बार एसेंशियल। ठीक है, ग्राम सभा का जो कोरम है ये कभी भी प्री में पूछ सकता है। देखिए हर जगह पे हम कोरम क्या पढ़ते हैं, 1/10, है ना, हम हर जगह पे कोरम पढ़ते हैं 1/10, लेकिन पंचायती के लिए कोरम क्या है, 1/5। तो ये प्री में पूछ सकता है कि ग्राम सभा की मीटिंग के लिए कितना कोरम, कोरम मतलब एसेंशियल उतनी क्या कहती है, उतनी क्वांटिटी, उतनी संख्या लोगों की एसेंशियल जिसके कंप्लीट होने के बाद ही ग्राम सभा की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाए, वो कितनी होगी, 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, हर गांव में क्या होगी, एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा देखिए अब ये एक और बात आप आज क्लियर कर लीजिए, जब हम पंचायती राज इंडिया का पढ़ेंगे तब भी इस बात को डिस्कस करेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा आपकी होती है पार्लियामेंट की तरह, ग्राम सभा आपकी होती है पार्लियामेंट की तरह, और ग्राम पंचायत आपकी होती है जो मिनिस्ट्री होती है आपकी, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो होते हैं आपकी ग्राम पंचायत। यानी ग्राम सभा क्वेश्चंस करेगी या चेक करेगी किसको, ग्राम पंचायत के फंक्शंस को। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये हुई ग्राम सभा। देखते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत बनेगी विलेज लेवल पे। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन कवर करेगी, 1000। यानी कि अगर किसी गांव की पॉपुलेशन 1000 नहीं है तो 2 गांवों को मिलाकर भी एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है, या उससे ज्यादा गांवों को मिलाकर भी एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके मिनिमम कितने, 10 और मैक्सिमम वार्ड्स।
वार्ड, सीधा सा बात है कि ये एक गांव है, इसको मिनिमम 10 वार्डों में या तो बांट दिया जाएगा, ठीक है, या तो इसको मिनिमम 10 वार्डों में बांटा जाएगा, मैक्सिमम कितने 20 वार्डों में इसको बांटा जा सकता है। हर वार्ड से क्या होगा, एक मेंबर होगा, हर वार्ड से क्या होगा, एक मेंबर होगा। तो आपसे वार्ड ना पूछ करके मेंबर भी पूछ सकता है कि मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो मिनिमम मेंबर कितने होंगे 10 और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं 20, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन अभी हम सबका ही डिस्कस कर लेंगे एक साथ। देखिए ये याद रखिए, टोटल कितनी ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में है, ये नंबर पूछ सकता है। 23,925 ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में 2021 तक थी, और अभी भी ये डेटा लगभग सेम ही है, जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब कितनी ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, 23,925। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट की साइट से लिया हुआ डेटा है, ठीक है। चेक कर लेते, एक बार मैं आपको बता देता हूँ सभी का इलेक्शन का तरीका, जो आप शायद कभी नहीं भूलोगे, है ना। ठीक है, पंचायत के इलेक्शन में जो मध्य प्रदेश के गांव का कोई आदमी है, सपोज ए है, कोई मिस्टर ए, तो 4 वोट कास्ट करेंगे, 4 वोट कास्ट करेंगे, ठीक है। 4 वोट वो कैसे कैसे कास्ट करेंगे, देखिए एक लेवल है क्या, ग्राम पंचायत, फिर आएगी जनपद पंचायत, और फिर आएगी जिला पंचायत। हर जगह पर 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है, एक होंगे मेंबर और एक होंगे चेयरमैन, यानी कि यहाँ पर कौन, सरपंच, ये सरपंच साहब बने भी हुए हैं, हालांकि ये सरपंच नहीं था, इनकी वाइफ सरपंच थी उसमें, है ना। ये प्रधानपति सरपंचपति वाले कॉन्सेप्ट हमको यहाँ इंडिया के लोकल विलेजेस में, मध्य प्रदेश के लोकल विलेजेस में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। पटवारी पत्नियों को आजकल तो पटवारी पति वाली जैसी चीजें भी हमको देखने को मिलती है। जनपद पंचायत में भी आप 2 वोट, आपको 2 जने आपको चुनने होंगे, मेंबर्स और चेयरमैन, और जिला पंचायत में भी मेंबर्स और चेयरमैन। देखिए अब जो 4 वोट देता है आदमी, मिस्टर ए, जो 4 वोट देंगे वो किस किस के लिए देंगे, ग्राम पंचायत में तो दोनों के लिए वोट वही देंगे, मेंबर के लिए भी और सरपंच के लिए भी, यानी चेयरमैन के लिए भी, ठीक है। मेंबर के लिए भी और चेयरमैन के लिए भी वोट कौन देंगे, मिस्टर ए देंगे, ठीक है। जनपद पंचायत के लिए, जनपद पंचायत के मेंबर के लिए तो वोट वो देंगे, लेकिन चेयरमैन के लिए वोट वो नहीं देंगे। और सेम जिला पंचायत में भी मेंबर के लिए वोट तो वो देंगे, लेकिन जो चेयरमैन है उसके लिए वोट नहीं देंगे। तो इस तरह कितने वोट हो गए, 1 2 3 4, 4 वोट वो देंगे, यानी कि ये चारों लोग कैसे इलेक्ट होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। और जो जनपद के और जिला पंचायत के चेयरमैन है वो कैसे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। आ रही बात समझ में, एक बार में आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि चेयरमैन और मेंबर 4 वोट देना। आप इस तरीके से याद रखिए कि एक मेंबर जो एमपी में गांव में रह रहा है वो 4 वोट देगा, सरपंच के लिए, मेंबर के लिए, जनपद के मेंबर के लिए और जिला पंचायत के मेंबर के लिए, ठीक है। तो अब जब भी आएगा एक बार आप पढ़ लेना, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो मेथड ऑफ इलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद आती है जनपद पंचायत, ठीक है। जनपद पंचायत होती है इंटरमीडिएट लेवल पर, सबसे बेसिक होगी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत, ब्लॉक पंचायत भी इसको कई जगह पर बोल देते हैं, है ना। ये बनती है पॉपुलेशन 50,000 के लिए, 50,000 की पॉपुलेशन पे क्या बनेगी, जनपद पंचायत बनेगी। यानी देखिए ग्राम पंचायत कितने में बन रही है, 1,000 पे बन रही है, और वो बन रही है 50,000 पे बन रही है, ठीक है। तो बहुत सारे गांव एक जनपद के अंडर में आ सकते हैं, बहुत सारे, कई बार तो 100 गांव भी एक जनपद के अंडर में आ जाते हैं, जो बड़े जनपद होते हैं, ठीक है। देखिए सभी में एक और बात आप याद रखिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सभी में मिनिमम मेंबर सेम है, 10 10 10, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 हो जाते हैं, और वहां पर जाकर के वो 35 हो जाते हैं, ठीक है। तो 20 25 और 35, बस आपको याद रखना है कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे। मिनिमम तीनों जगह पर, तीनों लेवल पर कितने देखने को मिल रहे हैं, 10 10 10 देखने को, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन मैंने अभी आपको बता ही दिया। जो जनपद के मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, और जो चेयरपर्सन है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, कौन, उनको मेंबर्स ही, ठीक है। टोटल अभी 313 मध्य प्रदेश में क्या है, जनपद पंचायत है। ये डेटा आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आती है जिला पंचायत, ये बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस पर मिनिमम 10 और मैक्सिमम 35 मेंबर्स हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया मिनिमम सब में 10 है, मिनिमम जो मैक्सिमम है वो ग्राम पंचायत में कितने होते हैं, 20, जनपद पंचायत में हो जाते हैं कितने, 25, और जिला पंचायत में हो जाते हैं 35, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन यहाँ पर भी सेम, मेंबर्स का कैसे इलेक्शन होगा, डायरेक्ट, और जो चेयरपर्सन है उनका कैसे होगा, इनडायरेक्ट। हाँ, इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए होंगे, ठीक है, जो एमपी होंगे, जो यहाँ की म्युनिसिपालिटी के मेयर या फिर चेयरपर्सन होंगे या अध्यक्ष होंगे, म्युनिसिपालिटी के जो मेयर्स वगैरह होंगे, वो सभी क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे जिला पंचायत के, ठीक है। मतलब अपने आप वो मेंबर्स हो जाएंगे जिला पंचायत के, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो अपने आप एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाएंगे जिला पंचायत के।
ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायत हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक डेटा अपडेट हो सकता है, क्योंकि 53rd एक नया डिस्ट्रिक्ट हमको देखने को मिल रहा है, महूगंज। महूगंज। लेकिन अगर आपसे इस वाले प्री में वो क्वेश्चन पूछेगा तो 52 और 53 देगा, तो आप ये पक्का मान के चलिए कि ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं ये डिलीट हो जाएगा या फिर इसमें दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। क्योंकि महूगंज में अभी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको डेवलप किया जा रहा है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं वो महूगंज में डेवलप धीरे धीरे करे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें 52 भी मान सकते हैं और 53 भी मान सकते हैं। ठीक है, अभी तक 52 से महूगंज बनने के बाद ये पक्के पे कितने हो जाएंगे, 53 जिला पंचायत मध्य प्रदेश में हो जाएंगी। ठीक है, ये तो थे वो वाले रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होकर आते हैं, ये तो आते हैं जो इलेक्ट होकर के आते हैं। इसके अलावा में कुछ ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स देखने के लिए। इन लोगों, ये तो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनको देखना होता है पॉलिसी वगैरह को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। बाकी पेपर वर्क्स वगैरह और बाकी के काम करने के लिए जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कई सारी प्रोसेस के द्वारा एग्जाम्स उनके लिए लेती है, जो भी प्रोसेस वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करना चाहे वैसे प्रोसेस वो करती है। ठीक है, एक बात और आप याद रखिएगा, जो सरपंच को इलेक्ट करने वाली चीज थी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसके ऊपर छोड़ी है, लोकल जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके ऊपर छोड़ दिया कि सरपंच को कैसे इलेक्ट करना है, डायरेक्ट इलेक्ट करना है या इनडायरेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है, तो वो किसने किया हुआ है प्रोविजन, मध्य प्रदेश का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने वो प्रोविजन किया हुआ है ना। दूसरा स्टेट हो सकता है उसको चेंज भी कर दे, इनडायरेक्ट भी कर दे। ठीक है, आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश में वो डायरेक्ट। अगर इंडिया के रिगार्डिंग वो आपसे पूछ ले तो वहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जैसा स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करे वैसा। ठीक है, परमानेंट ऑफिशियल्स हर पंचायत पे, मतलब ग्राम पंचायत पे, जनपद पंचायत पे और जिला पंचायत में मध्य प्रदेश में कौन कौन होते हैं। जो ग्राम पंचायत लेवल पे परमानेंट ऑफिशियल होगा वो होता है पंचायत सेक्रेटरी, जिसको बोलते हैं सचिव, है ना। ये सचिव जी सभी ने आपने इंडिया में देखा होगा, ये वाली काफी फेमस सीरीज पंचायत, उसी में ये रहते हैं सचिव जी। तो वो सचिव रहते हैं किस पे, ग्राम पंचायत, फुलेरा के ये सचिव रहते हैं, है ना। तो ये क्या रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे। मध्य प्रदेश में इनका सिलेक्शन होता है, आप व्यापम उसको बोल सकते हैं, या पीईबी उसका नाम था, फिर से उसका नाम कुछ बदल दिया गया है ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया था, उसके थ्रू इनकी क्या होती है, रिक्रूटमेंट होती है सचिवों की। फिर आता है सीईओ जनपद, आपके एमपीपीएससी से डिजायरेबल पोस्ट में से एक रहती है ये, आप जो एमपीपीएससी सभी दे रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं उसी से एक पोस्ट मिलती है सीईओ जनपद। कई जगहों में बीडीओ भी इसको बोल देते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कई जगहों में इसको बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दोनों वन एंड द सेम रहते हैं। तो ये क्या रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट द लेवल ऑफ जनपद, और इनका सिलेक्शन होता है पीएससी के थ्रू। मैंने अभी आपको बताया इनका सिलेक्शन होता है पीएससी के थ्रू। तो फिर होते हैं सीईओ जिला पंचायत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट जिला पंचायत। ये जो रहते हैं ये रहते हैं या तो सीनियर ऑफिसर स्टेट सर्विसेज के, जो सीनियर ऑफिसर होंगे आपकी एमपीपीएससी के या स्टेट सर्विसेज में बहुत सारा टाइम उनको हो गया होगा एज अ एसडीएम या एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपनी सर्विस देते हुए, या फिर कोई जो सेंट्रल लेवल या फिर यूपीएससी का कोई नया ही वो है पर्सन है, जूनियर कोई आईएएस ऑफिसर है, वो इसका क्या होगा, सीईओ जिला पंचायत होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि क्या होगा, या तो सीनियर ऑफिसर रहेगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, या फिर रहेगा कोई जूनियर आईएएस ऑफिसर जो रहेगा सीईओ जिला पंचायत। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे, ये सारी चीजें आपको क्या है याद रखनी है। प्री में आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको घुमा करके पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये भी याद रखिए कि फंक्शंस क्या हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। अब फंक्शंस तो प्रोवाइड कर दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, तो एमपी ने कुछ बहुत अलग तो उन फंक्शंस को बनाया नहीं है। उन्हीं फंक्शंस के ऊपर आप क्या है कुछ पावर्स उनको दे सकते हो पंचायत। ठीक है, तो 11th शेड्यूल में क्या है 29 फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर पंचायत को काम करना है। ये भी एक बार पूछ लिया है प्री में क्वेश्चन कि जो 11th शेड्यूल है जो किससे 73rd अमेंडमेंट से जुड़ा है, 73rd अमेंडमेंट से क्या क्या जुड़ा था, पार्ट 9 जुड़ा था, पार्ट 9 ऐड हुआ था, 11th शेड्यूल ऐड हुआ था, और आर्टिकल ऐड हुए थे 243 से 243O। जब हम पढ़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया तब हम इन सभी आर्टिकल्स को एक एक कर देखने वाले हैं वहां पर। ठीक है, तो जो ये 11th शेड्यूल जो इसमें ऐड हुआ इसमें फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्या फंक्शन होंगे, और ये टोटल 29 फंक्शंस आपके सामने हैं, 14 ये हैं और बाकी के ये। ठीक, इन फंक्शंस को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। सभी फंक्शन बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो फंक्शन होने चाहिए, क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा है जो इन फंक्शंस में से ही था। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन को भी।
ठीक है, तो ये फंक्शन आप देख लीजिए। देखिए एग्रीकल्चर यहाँ पर है, लैंड इंप्रूवमेंट यहाँ पर है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, आप इसको याद रखें, फॉरेस्ट्री वाला याद रखें। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अब आपको लग सकता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स, फ्यूल, ये सब किसके काम है? ये स्टेट लेजिस्लेचर के काम है, पंचायत का इनमें क्या लेना देना है ना, पंचायत बहुत छोटे लेवल पर नहीं। लेकिन 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो काफी एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशंस के रूप में बनाना चाहता था पंचायत को, है ना, क्योंकि गांधी जी की फिलोसफी विलेज रिपब्लिक वाली कहीं ना कहीं उनके माइंड में थी, इसलिए बहुत सारे फंक्शनल आइटम पंचायत को दिए। वो तो कुछ कमियां हैं, जब हम पढ़ेंगे वहां पर तो हम देखेंगे कि क्यों पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहे हैं इतना टाइम जबकि उनको लागू हुए हो चुका है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो विजन था गवर्नमेंट का वो अच्छा खासा था इनको एम्पावर्ड करने का। तो ये सारे उनके क्या है, फंक्शंस हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था 2021 में, एक क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से एमपीपीएससी प्री में, हु विल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन अब्सेंस ऑफ द सरपंच एंड उप सरपंच इन एमपी। यानी ग्राम सभा में अगर सरपंच भी नहीं है और उप सरपंच भी नहीं है तो उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? बहुत ही अनट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें या पार्ट 9 में देखें तो ऐसा कोई प्रोविजन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है पंचायत का जो बेयर एक्ट है मध्य प्रदेश का, उसमें ये वाली प्रोवाइड चीज करी गई है। ठीक है, तो बहुत अंदर घुस के क्वेश्चन था यहाँ पर, वो बेयर एक्ट पढ़ना जरूरी नहीं था, यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी था। आप कितने अच्छे से यहाँ पर सोच सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, कभी भी जो ये परमानेंट ऑफिशियल्स रहेंगे या नॉन इलेक्टेड, जो नॉन रिस्पॉन्सिबल भी उनको बोलते हैं, नॉन इलेक्टेड और नॉन रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिशियल्स रहेंगे, यानी लोगों से चुनकर जो नहीं आए हैं, वो तो किसी भी मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए उनको तो नहीं दिया जाएगा। ये एक जनरली आप मान सकते हैं चीज। ठीक है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ, तो और बीडीओ वैसे भी ग्राम सभा की मीटिंग में बीडीओ प्रेजेंट हो हर बार, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बीडीओ तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता। सेक्रेटरी को एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखने के लिए रखा गया है, तो उसको भी मीटिंग प्रिसाइड करने के लिए दिया जाएगा, ये भी कोई सही वो नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को तो आप क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। कंफ्यूज आपको करते ये दोनों ऑप्शन। एक है कि ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन ग्राम सभा मीटिंग। ठीक है, तो देखिए अगर ओल्डेस्ट पर्सन को ही इलेक्ट करना है, ओल्डेस्ट पर्सन को ही प्रिसाइड करना है, तो फिर उसको इलेक्ट करने की भी क्या जरूरत है? ठीक है, अगर ऐसा प्रोविजन आप थोड़ा सा थिंक कर सकते हैं खुद कि अगर ऐसा प्रोविजन करना होता तो फिर सीधा ऐसा होता कि वो आदमी प्रिसाइड करेगा जो ओल्डेस्ट पर्सन होगा वहां पर। ठीक है, जैसे कई जगहों पे आप सुप्रीम कोर्ट के उसमें देखते हो कि अगर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो सीधा आकर क्या करेगा, ओथ दिला देगा प्रेसिडेंट को, या जो भी प्रोविजन है वो कर देगा। तो वहां पर सीधा दिया हुआ है। इसी तरह प्रोविजन यहाँ पे भी बनाया हुआ होता कि अगर नहीं है दोनों तो ओल्डेस्ट पर्सन आएगा और वो क्या करेगा, मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। उसके लिए इलेक्शन की जरूरत वहां पे नहीं होती। ये आप एक थोड़ा सा वहां पे सोच सकते थे इस तरीके से क्या। बाकी ये बहुत अनट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर था वो था डी वाला, द पंच ऑफ रेस्पेक्टिव ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय मेंबर्स प्रेजेंट इन ग्राम सभा मीटिंग। जितने भी पंच है यानी कि वार्ड मेंबर्स, देखिए जो वार्ड मेंबर्स होते हैं बोलते हैं पंच, जो चेयरपर्सन होता है वो होता है सरपंच। तो उन्हीं वार्ड मेंबर्स में से आपस में वो किसी को चुन लें, किसके लिए, ग्राम सभा को प्रिसाइड करने के लिए, वो प्रिसाइड उसको करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ जिला पंचायत इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जिला पंचायत में कौन कौन सी स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है? देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, तो पंचायत का देखिए ऑब्वियस काम क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो है ही, रोड वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह, पानी का देखना है ना, सैनिटेशन वगैरह, ये सब ध्यान रखना तो जिला पंचायत का काम है ही। ये ग्राम पंचायत वगैरह और जनपद पंचायत का काम भी है। ठीक है, एग्रीकल्चर कमेटी, जो मेन ऑक्यूपेशन है गांव के लोगों का वो क्या है अभी भी इंडिया में और एमपी में भी, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कमेटी बनना है। जो कंफ्यूजिंग ऑप्शन था वो था एजुकेशन कमेटी, क्योंकि एजुकेशन देखो आप मान सकते हो कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस करती भी है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये अभी मैंने आपको 29 जो फंक्शनल आइटम्स बताए थे उसी में से बताए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखो जितनी भी ये चीजें आ रही है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये सभी आती हैं। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे दिया हुआ है। और तीसरा जो था एजुकेशन, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। तो अगर आपको 29 फंक्शनल आइटम्स का थोड़ा सा आइडिया वहां पर रहता तो आप उसको सही कर सकते थे और आंसर हो जाएगा इसका भी क्या, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर एजुकेशन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसलिए आप एक बार उस लिस्ट को भी अच्छे से देख लीजिए। तो ये हमने कवर करने की कोशिश करी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन मध्य प्रदेश। इसका अगला पार्ट म्यूनिसिपैलिटी इन मध्य प्रदेश भी जल्दी हम लाने की कोशिश करेंगे।
अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट में हमको दे सकते हैं। थैंक यू।